नमस्कार प्रिय साथियों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी लोगों का नंदिनी आईएएस में स्वागत है। आप लोग अपनी परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इसी के तहत हम आपको ज्योग्राफी करा रहे हैं। ये आपके ज्योग्राफी क्लास 7th की एनसीईआरटी का पहला अध्याय है और आपकी क्लास 7th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का नाम है हमारा पर्यावरण। तो उसका ये पहला अध्याय है जिसका नाम भी पर्यावरण है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपकी आईएएस की एग्जाम में जब प्री आप देने जाते हैं, ये मेंस में तो इसका योगदान होता भी है, इंटरव्यू भी होता है। जब प्री देने जाते हैं तब आपके यहाँ पर्यावरण से कम 15 क्वेश्चन और मैक्सिमम 25 क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं। ज्योग्राफी और पर्यावरण दोनों को मिला करके आपके एग्जाम में 30 से लेके 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वो पर्यावरण का थोड़े क्वेश्चन बढ़ाएगा एग्जामिनर तो ज्योग्राफी थोड़े कम हो जाएंगे, अगर ज्योग्राफी को थोड़ी बढ़ाएगा तो थोड़े एनवायरमेंट के कम हो जाएंगे, यानी पर्यावरण के कम हो जाएंगे। तो दोनों को मिलाकर 35 का एवरेज रहता है आपके एग्जाम में। तो इस आपके पर्यावरण से कभी 15 क्वेश्चन, कभी 18, कभी 20, 25 तक पूछ लिए जाते हैं। तो 25 क्वेश्चन बहुत होते हैं। इसलिए हम आपको ये चैप्टर बड़े ध्यान से पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। और इस चैप्टर में एक कहानी बताई गई है बच्चा के माध्यम से, जिसका नाम रवि है। तो पर्यावरण के बारे में जानने की उसकी इच्छा थी, अपने टीचर से पूछा। तो वो तो कहानी आपके इस बुक में रही। इससे पहले कि मैं आपको अपनी एक कहानी बताऊं, जो हमारी कहानी पूरे कॉन्सेप्ट पर आधारित है, आप उसे ध्यान से सुनेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट, जो पर्यावरण के कॉन्सेप्ट होंगे, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। चीजें आपको रटनी नहीं पड़ेंगी। तो मैं आपको बताऊं अपनी कहानी। एक साधु नाम का क्लास 7th का छात्र था, जो एक उत्सुकतापूर्ण प्राणी था। मतलब वो उसको जानने की इच्छा थी, जानना चाहता था। उसके मन में विचार आया कि जो हमारे आसपास जो दिखाई दे रहा है वो क्या चीज है। तो उसको जानने के लिए उसने अपने विचार किया कि मैं इसके बारे में पूछूं तो किसको पूछूं। उसने अपने बड़े भाई को पूछा, क्योंकि उसका बड़ा भाई पढ़ा लिखा था। उसे पता था कि ये बड़ा मेरा भाई है, ये मुझे इसके बारे में आंसर दे देगा। तो उसने पूछा कि बड़ी भाई, आप ये बताओ कि जो हमारे आसपास जो दिख रहा है वो क्या चीज है। तो उसके बड़े भाई ने प्यार से कहा, बेटा, तो हमें जो आसपास जो दिखाई दे रहा है, जो चीजें हैं, वो पर्यावरण है। साधु ने कहा, पर्यावरण क्या होता है? उसके बड़े भाई ने कहा, बेटा, तो हमें जो भी चीज दिखाई देती है आसपास, कुछ भी हो, वो हमारे पर्यावरण का घटक है। पर्यावरण सजीव भी होते हैं, निर्जीव भी होते हैं। साधु ने कहा, वो कैसे? उसके बड़े भाई ने कहा, देखो बेटा, सजीव में जो जिनके अंदर जीवन है, मानव हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, जानवर हो गए, जीवाणु हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये सजीव हो गए। निर्जीव कौन से होते हैं? जिनके अंदर जीवन नहीं होता, जैसे वायु हो गई, स्थलमंडल हो गया, जल हो गया, और मानव निर्मित जो भी चीजें होती है, जिसने जिसको मानव ने बनाया है, वो सारी चीजें कैसी हैं? निर्जीव है। तो दोनों को मिलाकर के पर्यावरण बनता है। के मन में विचार आया, तो फिर हमारे स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इनका क्या योगदान है? तो उसके बड़े भाई ने प्यार से कहा कि देखिए बेटा, जो स्थलमंडल है, जलमंडल है, वायुमंडल है, जहाँ पर ये तीनों घटक बनते हैं, वह हमारे पर्यावरण का हिस्सा बनता है। और वहां पर हम लोग जिंदा रहते हैं, हम अपनी क्रिया करते हैं। फिर उसने पूछा कि तो फिर हमें इसके बारे में बताओ, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, ये क्या होता है? उसके बड़े भाई ने कहा कि वायुमंडल वह है जिसमें गैसें पाई जाती हैं। जैसे आपकी ऑक्सीजन गैस हो गई, जिसको हम सांस के रूप में लेते हैं, नाइट्रोजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हीलियम हो गई, हाइड्रोजन हो गई, आर्गन हो गई, इत्यादि गैसें आपके वायुमंडल के घटक हैं। स्थलमंडल, स्थलमंडल वह है जिस पर हम लोग वास करते रहते हैं। और यह चट्टानों, खनिजों के ऊपर जो पतली परत होती है, वो स्थलमंडल का रूप रूप होती है, वो स्थलमंडल का काम करती है।
हम लोग रहते हैं, सारे जीव उस पर रहते हैं। उसको ये भी बात समझ में आ गई। फिर उसने जलमंडल के बारे में पूछा, उसके भाई ने जलमंडल के बारे में बताया। जलमंडल, जल के घटक, सागर का जल, नदी का जल, झील का जल, तालाब का जल, ये जलमंडल के हिस्सा हो गए। अब जयमंडल, जहां पर जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल के जो जो तीनों घटक आपस में मिलते हैं, वहां पर जो जीव जीव अपनी क्रियाएं करता है जीने के लिए, एक दूसरे से संबंधित होता है, वो हमारा जीवमंडल हो गया। ये सारी बात उसको समझ में आ गई। तो फिर उसके मन में विचार आया, फिर ये मानव पर्यावरण के साथ करता क्या है। तो उसके भाई ने जवाब दिया, देखो बेटा, शुरुआत में मानव की जरूरत की चीजें उसके प्रकृति के आसपास से ही पूरी हो रही थी शुरुआत में। मतलब उसको इतनी जरूरत की जरूरत नहीं थी, जैसे कि उसको कार चाहिए, या उसे रहने के लिए बड़े बड़े मकान चाहिए, या उसे कोई बिल्डिंग चाहिए, पुल चाहिए। उस समय उसको इतनी इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही वर्तमान में आते आते देखिए आबादी बढ़ती गई, ये आबादी बढ़ती गई, उसकी जरूरतें बढ़ती गई, इच्छा बढ़ती गई, जिस वजह से उसने पर्यावरण में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और उसको समस्याएं आने लगी। जब ये बात मानव को समझ में आई, तो फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने पॉलिसी बनाई, जैसे कि रोड के किनारे ग्रीन मफलर लगाना, जो कि जैसे रोड पे गाड़ियां दौड़ती हैं तो उससे जो भी पोल्यूशन होता है, तो वो ग्रीन मफलर जो पेड़ पौधे लगे होते हैं रोड किनारे, तो उसको अवशोषित करने का काम करते हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट प्रदूषित ना हो। और अपने घर की छतों पर सोलर प्लेट लगाना, इससे बिजली का जो उत्पादन होता है वो कम होगा। बिजली कोयले से बनती है, कोयले से बनती है तो प्लांट में कोयला जलता है, तो उससे क्या होता है, गैस निकलती है, इससे हमारा वायुमंडल प्रदूषित होता है। इत्यादि तरह की क्रियाओं ने, क्या इत्यादि तरह की मानव ने क्रियाएं की, और उसके माध्यम से पॉलिसी बनाई, उसने मानव ने इम्प्लीमेंट किया। इस तरह से मानव ने एक संतुलित जीवन को स्थापित किया, प्रकृति और मानव के साथ एक संबंध जो स्थापित किया, संतुलित मानव वो स्थापित कर लिया। और जैसा कि आपको पता है, वर्तमान में आपके दिल्ली महानगर में, जो आपके भारत की राजधानी है, जहाँ पर सभी लोग ज़्यादातर ज़्यादा की ज़्यादा संख्या में अपने आईएएस की तैयारी करते हैं या अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं यहाँ रह करके, तो वहाँ इस दिल्ली में इतना पोल्यूशन हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस दे दी है, जिसके माध्यम से यहाँ के स्कूल बंद कर दिए हैं, क्योंकि इतना पोल्यूशन हो गया है। लोगों ने पराली जलाई है और भी काम किए हैं, वाहनों से इतना पोल्यूशन फैल रहा है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक गाइडेंस दी है कि आप इतने दिन तक, 15 दिन 20 दिन जो भी काम है उन तक अपना कॉलेज बंद रखिए, जिससे लोगों को पोल्यूशन ना फैले, लोग बीमार ना पड़े। तो ये थी इसकी कहानी साधु की। अब इसमें कहानी आती है एक रवि की। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे जो भी कहानी के माध्यम से कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो गए होंगे कि पर्यावरण क्या होता है, वो कैसे आपस में संबंधित होता है। और जो कुछ भी चीज़ बची होगी कहानी के माध्यम से, वो चीज़ आपके पीडीएफ में जो लग रही है चैप्टर की, उससे कवर हो जाएगी। देखिए, हमारा टॉपिक पर्यावरण है, और पहला अध्याय है। तो पर्यावरण हमने आपको बता दिया। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। बच्चे कहानी है। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था, खुदाई हो गई थी वही। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास के मैदान, मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई, और सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा कि देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो पर्यावरण में जो बदलाव हो रहे थे,
और अभी जो वर्तमान में जो पर्यावरण में जो बदलाव हो रहा है उसको इस कहानी के माध्यम से बता दिया, और मैंने भी आपको कहानी के माध्यम से बता दिया है। अब देखिए, कक्षा में पहुंचकर अपनी क्लासरूम में रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, यानी अपने टीचर से पूछा कि पर्यावरण क्या है। जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वही पर्यावरण है, शिक्षक ने बताया, यानी उसके अध्यापक ने रवि को बताया। जो अपने आसपास जो देखते हो वही पर्यावरण है। ये देखते हैं। आई होप आपको यहाँ तक हमारी बातें समझ में आई होगी। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, क्लासरूम में जो कुर्सियां रखी हैं वो, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। ये रवि ने कहा। शिक्षक ने कहा, हाँ सही बात है, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है। कुछ जो वस्तुएं हैं उनका निर्माण किसने किया है? प्रकृति ने किया है। जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है। जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। तो प्रकृति ने जिनका निर्माण किया वो है आपके पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, और जो मानव ने जो चीज बनाई है वो है सड़क, कार, कपड़े, किताब, और भी चीज बनाई है मानव ने। अब इससे आगे देखते हैं, देखिए। अब इससे पहले हम, ये तो वैसे ही बात दे रखी है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम जो इसमें दे रखा है देखिए पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। क्या है? मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है। पानी को जो पात्र है उसमें एकत्रित किया जाता है। भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखाने का निर्माण होता है। आगे देखेंगे। मानव कार, मिल, है ना, मानव मानव कार, मिल, कारखाने एवं बर्तनों का निर्माण करता है। मानव कार का, मिल का, कारखानों का एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। अब इन चीजों का मानव निर्माण कर रहा है तो उससे जो अवशिष्ट होंगे, उससे जो गैसें निकलेंगी वो पर्यावरण को प्रदूषित करेंगी। यही बात उन्होंने इसमें बताई है। अब इसमें ये एक इंपॉर्टेंट चित्र दिया है, इसको हम समझ लेते हैं। इसको समझ जाएंगे हमारा पूरा पर्यावरण इसी पर डिपेंड है। देखिए, ये है पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं इसमें देखेंगे। ये है प्राकृतिक घटक। अब प्राकृतिक घटक क्या है? आपका जल, है ना, जल। जल किसका हिस्सा है? आपके जलमंडल का। जल आपके जलमंडल का हिस्सा है। वायु आपके वायुमंडल का हिस्सा है। और आपके जो स्थल जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके स्थल मंडल का हिस्सा है, जिस पर हम सब लोग रहते हैं। हमारे लिए वायु भी जरूरी है सांस लेने के लिए, वो भी हमारे पर्यावरण का घटक है। हमारे लिए स्थल जरूरी है जहाँ हम रहते हैं, वो भी हमारे पर्यावरण का घटक है। और हमारे लिए जल पीने के लिए जरूरी है। और यहाँ पर एक दे रखा है ये सजीव जैव मंडल, है ना। सजीव, सजीव मतलब जिनमें जीवन है, वो कहाँ के हिस्सा है? वो आपके जैव मंडल के हिस्सा है, जो आपके पर्यावरण के घटक का अंग है। तो ये चीजें आपके इस पर्यावरण के घटक में प्राकृतिक चीजें हो गई।
अब इसी पर्यावरण के घटक में हम देखेंगे मानव निर्मित। क्या देखेंगे? मानव निर्मित। अब जो चीज मानव ने बनाई है, मानव के द्वारा जिनका निर्माण किया गया है, वो होंगे हमारे मानव निर्मित घटक। देखिए, इमारतें जो मानव के द्वारा बनाई जाती हैं, इनसे भी पोल्यूशन फैलता है, लेकिन इन चीज़ों को हम बाद में देखेंगे, समझेंगे। लेकिन अभी जो इतना बताया गया उसको हम थोड़ा नहीं देखेंगे। अब ये पार्क, इसको भी अपने मानव ने बनाया है, मानव ने बनाया है अपने फायदे के लिए। पुल, ये भी मानव ने बनाया है, जैसे क्रॉस, जैसे कोई गेज होता है रेलवे यार्ड, उसको क्रॉस करने के लिए ऊपर से पुल बनाते हैं, सड़क को क्रॉस करने के लिए पुल बनाते हैं। लिखा होता है कि कृपया करके सीढ़ियों का प्रयोग करें या पुल का प्रयोग करें, तो वही पुल है ये। सड़क, जिस पर गाड़ियां दौड़ती हैं, बस, कार, ट्रक, ये चलते हैं उसमें, छोटे मोटे वाहन वो भी चलते हैं सड़क पर। स्मारक, आपके इसमें मंदिर, गुरुद्वार, मस्जिद और भी जो भवन निर्माण जो चित्रकार बनाते थे उस समय, वो है जैसे आपके स्मारक में, जैसे आपका मस्जिद हो गई, मंदिर हो गया, गिरजाघर हो गए, वो स्मारक। उद्योग में हमारे उपयोगी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे हमारे लिए एक मार्कर जरूरी है, तो ये भी उद्योग से बन के आया है। हम जो किताबें पढ़ रहे हैं या हम जो फोन यूज कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं बन के आया है। तो ये सारी चीजें किसने बनाई है? मानव ने। तो ये हो गए हमारे मानव निर्मित। और इसका एक और तीसरा घटक है इसका पर्यावरण, पर्यावरण के घटक में क्या? ये मानव। अब ये एक व्यक्ति है, ये भी पर्यावरण का अंग है, पर्यावरण का अंग है। परिवार के साथ साथ, ये एक व्यक्ति के साथ साथ एक परिवार आता है, तो ये भी एक पर्यावरण का घटक माना जाएगा। परिवार पूरा, परिवार से पूरा समुदाय बनता है, परिवार से पूरा एक समुदाय बनता है, कम्युनिटी बनती है, तो ये समुदाय भी पर्यावरण के घटक में आएगा। अब जब समुदाय होता है, समुदाय बन जाता है, तो उसमें धर्म जैसी चीजें उत्पन्न होती हैं, धर्म जैसे विचार उत्पन्न होते हैं। तो धर्म जैसे जो चीज उत्पन्न होती है, जो विचार उत्पन्न होते हैं मानव के द्वारा, तो ये भी पर्यावरण के अंग बन जाते हैं। अब मानव धर्म से संबंधित काम कर रहा है, अब उसको पढ़ने की जरूरत होती है, शिक्षा लेने की जरूरत होती है, वो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, जहाँ भी जाए वहाँ शिक्षा चाहिए उसे, अपने विकास के लिए, अपने कौशल विकास के लिए, अपने आर्थिक विकास के लिए उसे शिक्षा जरूरी है। तो पढ़ने के लिए उसे शैक्षिक कार्य किए जा रहे हैं। तो ये भी देखिए, इसमें एक टीचर हैं और ये बच्चों को पढ़ा रही हैं, और इनमें जो कुर्सी, टेबल, कुर्सी, किताबें रखी हुई है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक वहाँ का एनवायरनमेंट का हिस्सा है, वह भी एक पर्यावरण बना हुआ है क्लासरूम में। तो ये भी एक पर्यावरण का अंग हो गया। और जैसे जो भी हम आर्थिक गतिविधि करते हैं, जो भी हम आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, वो भी हमारा पर्यावरण का अंग है। देखिए, ये आर्थिक गतिविधि, बाजार से आप कुछ लेने जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, बाजार से कुछ लेने जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, बदले पैसे देते हैं, आपको सामान मिलता है। आप जैसा चाहो वैसा सामान चाहते हैं, वैसा में सामान मिल जाता है आपको। आप जिस जैसी चीज चाहिए वैसी आपको मिल जाती है, तो वो आपके पर्यावरण का घटक बन जाता है। तो ये आर्थिक गतिविधि इसी में आएंगी। अब हमारे इस देश में राजनीतिक स्थिति, यानी राजनीतिक क्रिया हो रही हैं, पॉलिटिकल, आप देख रहे होंगे, कानून वगैरह बनना, शासन चलाना, तो ये भी एक पर्यावरण का घटक है। तो ये सारी चीज इसमें बता दी हैं। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीजें। तो चलते हम आगे की ओर। अब देखिए, ये हमारे हो गए पर्यावरण के घटक, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, और हमें उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होंगी। इसीलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं, इसीलिए हम अपने जो प्राकृतिक वातावरण है उसमें क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं, और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ये उन्होंने बात कही है। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, ये लोग
स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। है ना? इन्होंने पर्यावरण की द्वारा से एक बार फिर परिभाषा बता दी है। देखिए, जीवित प्राणी, जो भी जीवित प्राणी है उसके चारों ओर लोग हैं, यानी हम जीवित प्राणी, हमारे ओर जो भी लोग हैं, स्थान, वस्तुएं, जो भी वस्तुएं रखी होती हैं वो, एवं प्रकृति, नेचर, ये क्या है? इनको हम पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित, कैसे? प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक जो चीजें प्रकृति ने बनाई हैं वो, और जो चीजें मानव ने बनाई हैं वो, इनका क्या है? एक मिश्रण है। क्या है? एक कॉम्बो है, मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर जाने वाली पाई जाने वाली जीव एवं अजीव दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। किसके द्वारा? इन्होंने स्पष्ट कर दिया है, देखिए, कि प्राकृतिक पर्यावरण में, जो भी नेचुरल है, जो भी प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। इसमें प्राकृतिक पर्यावरण में, आगे देखते हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, किसकी? मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां, अरे मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, आपस में जो क्रिया करते हैं वो, एवं उनकी गतिविधियां, जो भी गतिविधियां करते हैं वो, एवं उनके द्वारा बनाई गई रचना सम्मिलित है मानवीय पर्यावरण में। तो मानवीय पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण दोनों का क्या है? मिश्रण है। अब इसमें कहा गया, देखिए, शब्द की उत्पत्ति, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं। देखिए, पर्यावरण यानी एक, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट, है ना? एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द, किससे? फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। है ना? इसका अर्थ है पड़ोस। जो हमारे आसपास की जो चीज पाई जाती है वो हमारा क्या है? पर्यावरण है। वही हमारा क्या है? पड़ोस है। भाई हमारा पड़ोस वही तो हमारा पर्यावरण है। अगर हमारे आसपास चीजें कुछ ऐसी होती है, कई तरह के लोग सही बर्ताव नहीं करते, या गलत भाषाएं बोलते हैं, या गलत बोलियां बोलते हैं, या उनके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है, तो क्या बोलते हैं कि हमारा पर्यावरण वहाँ का खराब है, हमको वहाँ नहीं रहना चाहिए। हम किसी लाइब्रेरी में जाते हैं, हम वहाँ पर पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एनवायरनमेंट जो बना होता है, जो पर्यावरण जो बना होता है, वो कैसा होता है? पढ़ने वाला होता है। जहाँ पर हम बैठ के पढ़ते हैं, तो व्यक्ति की आदत वैसी बन जाती है जैसे जिस पर्यावरण में वो रहता है। आप अगर पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ रहेंगे और जहाँ लोग पढ़ रहे हैं वहां पर जाएंगे, तो आपको उसको उस जैसे करने की आपकी अंदर से इच्छा होगी, तो आप उस पर्यावरण में आपको ढालने की कोशिश करेंगे। तो वो वही बात इन्होंने यहाँ पे बताई है। अब इसमें देखते हैं, देखिए, तो थोड़ा ये रह गया था, जीवी और अजीवी, थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, जीवी, जीवी इसको हम जैविक भी बोलते हैं, जीवियों को हम जैविक भी बोलते हैं, यानी सजीव प्राणियों का संसार। सजीव जिनके अंदर जीवन है, जो चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, वो कैसे होते हैं? सजीव। जो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, कुछ करते हैं, वो कैसे हो गए? सजीव। तो सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप, यानी कि पादप जैसे वनस्पति हो गई, पेड़ पौधे हो गए, ये हमारे पादप हो गए। तो भाई ये क्या करते हैं? ये हमको फल देते हैं, फूल देते हैं, हमको ये ऑक्सीजन देते हैं, और बदले में हम जो कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं, वो ये क्या करते हैं? उसको ग्रहण करते हैं। तो ये हमारे पर्यावरण को मेंटेन कर रहे हैं, नहीं कर रहे? ये जो होते हैं, क्या होते हैं? सजीव, जिन्हें हम बोलते हैं जैवीय, जीवीय, जैविक, जिनके अंदर जान है। एवं जंतु, जानवर हो गए, है ना, हम तुम हो गए, तो जीव हो गए, जानवर हो गए, और भी जो जो रेंगते हैं, चलते फिरते हैं, वो जंतु हो गए, तो ये हो गए सजीव, यानी जैवीय, यानी जैविक।
अब अजीवी देखेंगे, अजीवी मतलब निर्जीव पदार्थ, मतलब जिनके अंदर जान नहीं होती, वो जहां पड़े हैं वो वही पड़े रहेंगे, जहां डरे हैं वहीं डले रहेंगे। पुस्तक आपकी आपके टेबल पर रख दोगे, आप कल भी वही देखेंगे, 2 दिन बाद भी आप वही देखेंगे। मार कर हमने यहाँ रख दिया, यहाँ भी कल भी हम यही देखेंगे, परसों भी हम यही देखेंगे, तो ये चलेंगे थोड़ी नहीं, पुस्तक आपकी चलेगी थोड़ी नहीं, क्योंकि उनके अंदर जान ही नहीं है। तो अजीब यानी अजैविक निर्जीव पदार्थ का संसार, जैसे आपका स्थल हो गया, स्थल कहीं चलता है बताइए? स्थल पर हम आप लोग रह रहे हैं, स्थल को जैसा चाहो वैसा मोड़ दो, जैसा चाहो उसमें वैसे उसको, आप चाहो गड्ढा कर दो, गड्ढा हो जाएगा स्थल में। आप चाहो आपको कोई, आपको बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग बन जाएगी। तो ये चीजें कैसी हैं? अजीब ही हैं, इनके अंदर जान नहीं है, अजैविक हैं। तो ये जो आपको देखो, एक तो जीवित, एक ये हाथ आ रहा है किसी की तरफ से, जीवित तरफ से, है ना? तो जीवी है, इनकी तरफ से हाथ आ रहा है, और एक हाथ आ रहा है किन की तरफ से? अजीवित की तरफ से, देखिए। और दोनों का हाथ आपस में यो करके मिल रहा है, मतलब ये आपस में दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो ये चीज है इसमें। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, और मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। और देखिए, इससे हम चलते हैं आगे। देखिए, अब हम देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। ये है प्राकृतिक पर्यावरण। अब प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या आता है, जिसकी रचना प्रकृति ने की हो? जैसे आपका जल हो गया, जैसे आपकी वायु हो गई, जैसे आपका स्थल हो गया, जैसे आपका मानव हो गया। तो ये किसने बनाई है? ये प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, जो एक प्रकृति ने बनाए हैं। अब हम इसको देख लेते, पढ़ लेते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण में देखेंगे, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। भाई, जीव जंतु को भी तो प्रकृति ने बनाया है, जीव जंतु को मानव तो नहीं बनाया। जीव जंतु ये मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित हैं। ये हमने लास्ट क्लास की, जो 6 क्लास की, जो हमने एनसीईआरटी पढ़ाई थी आपकी ज्योग्राफी को, तो इन चीजों के बारे में हम आपको वहां पर सही से विस्तार से बता दिया है। आप चाहो तो आप वहां से क्लास देख सकते हैं, तो आप इनसे परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। इनके संबंध में देखिए, पृथ्वी की ठोस परपटी, पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को हम स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी की जो ठोस परपटी हो गई, या इसको हम कठोर ऊपरी परत बोलते हैं, जिस पर हम लोग रहते हैं, जिसके नीचे चट्टाने हैं, खनिज पदार्थ हैं। वही चट्टाने, खनिज पदार्थ किसी एक पतली मिट्टी की पतली परत से तो ढके हुए हैं। जब हम उसको मिट्टी को हटा देते हैं तो हम उनको खोद करके निकाल लेते हैं। तो उस ऊपरी परत पर जिस पर हम रहते हैं, जो कठोर है, उसको क्या बोलते हैं? स्थल मंडल कहते हैं उसको। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। इससे चट्टानों से और खनिजों से एवं मिट्टी की पतली परत से ये ढका होता है। ये पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है ना? ये कैसा है? विषम धरातल है, इसमें पहाड़ पाए जाते हैं, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला ये क्या है? विषम धरातल है। ये चीजें इसमें पाई जाती हैं धरातल पर। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। तो महासागर में एक अपना अलग पर्यावरण होगा जल के अंदर, तो वो चीज हम बाद में देखेंगे। महासागर में भी तो जीव जंतु पाए जाते हैं, महासागर में भी तो ट्रेंच पाई जाती है, खाइयाँ पाई जाती है, उसमें भी पहाड़ बने होते हैं, में पुष्प होते हैं, उसमें भी घास फूस होती है, उसमें भी वनस्पतियाँ होती हैं, मछली और केंकड़े वगैरह वो भी उसमें पाए जाते हैं। तो उनका एक पर्यावरण अलग हो गया इसका, समुद्र का, तो वो हम बाद में देखेंगे। अब देखिए, स्थल मंडल वह क्षेत्र है, स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, वन समझ रहे होंगे, वन संपदा, जंगल वगैरह, तो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, मानव बस्तियों के लिए भूमि
पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। क्या? स्थल मंडल क्षेत्र। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। आई होप आपको यहाँ तक बात मेरी समझ में आई होगी। इससे ऊपर देखते, नीचे देखते, देखिए इस डायग्राम को देखें ध्यान से। अब इसमें, इस डायग्राम में ये जो वायुमंडल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर हवाई जहाज उड़ रहा है। हवाई जहाज का उड़ रहा है, वायु में उड़ रहा है, वायुमंडल में उड़ रहा है। आपके इस जलमंडल में ये नाव चल रही है, जहाज चल रहा है, बतख तैर रही है। ये जलमंडल का क्षेत्र हो गया जल। और आपका जो स्थल मंडल है, ये यहाँ पर देखो किसान खेत जोत रहा है ट्रैक्टर से, ये बस चल रही है सड़क पर, मकान बने हुए हैं, आदमी रह रहा है, पहाड़ है। तो ये चीज किसमें हो गई आपके? ये चीज स्थल मंडल में होंगी। और ये जो बीच का जो मिल रहा है ना, ये इसमें आप देखिए, इसमें आपको जलमंडल भी मिल रहा है, इसमें आपको स्थल मंडल भी मिल रहा है, और इसमें आपको वायुमंडल भी मिल रहा है। तो तीनों चीज यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर क्या है? मनुष्य का जीवन है, जीव जंतुओं का जीवन है। तो ये हमारा जैवमंडल हो गया, ये हमारा जैवमंडल हो गया। आई होप आपको ये फिगर समझ में आया होगा, ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। अब ये बच्चों के लिए दे रखा है ना, तो इसको तो हम क्या पढ़ें। अब देखिए, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जो जल है, जहां जल पाया जाता है, वो क्या होता है? जलमंडल है। यह देखिए, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों, जैसे जल के जो विभिन्न स्रोत हैं, जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। क्या? आपका जलमंडल। किससे मिलकर बनता है? देख लीजिए एक बार फिर। नदी से, नदी में जल है उससे। सूखी नदी नहीं जिसमें पानी ना बह रहा हो तो आप उसे जलमंडल मान लो, नहीं। जिस नदी में पानी बह रहा हो, पानी से, पानी का बहाव हो, उसको हम जलमंडल मानेंगे। देखिए, तो नदी, झील जिनमें भी पानी हो, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर ये बनता है आपका जलमंडल। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। भाई, सभी प्राणियों के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए। ये आवश्यक है आपका जलमंडल। अब देखते हैं, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत। पृथ्वी है, पृथ्वी है, उसके चारों ओर जो फैली वायु की पतली परत है, उसको वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। क्या? वायुमंडल। मैं आपको थोड़ा फिगर में बता दूं, जैसे हमारी ये पृथ्वी है, ये हमारी, सपोज दैट ये पृथ्वी है हमारी, और पृथ्वी के चारों जो पतली परत पाई जा रही है, ये वायु की पतली ये परत है, ये वायु की परत है। इसकी वायु की परत। और ये जैसे पृथ्वी के चारों जो वायुमंडल पाया जाता है, तो ये पृथ्वी पर जो भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना, जी का मान, तो इस वायुमंडल को आप अपनी तरफ आकर्षित कर रहता है, आपकी अपनी तरफ ये खींच रहता है। ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ये पृथ्वी के वायुमंडल को। इसलिए इसमें जो भी उपस्थित गैसें हैं, जैसे कि उसमें उपस्थित गैस आपकी ऑक्सीजन हो गई, वो हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि हम उसको ग्रहण करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ देते हैं। तो जो भी हमारे CO2 जो हम बाहर निकालते हैं, जिसमें जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो इस तरह से ये चक्कर चलता रहता है। और ये जो वायु की परत है, ये सूर्य से आने वाली जो भी हानिकारक किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं उसे हम, तो उनसे हमारे को ये रक्षा करता है। वो हानिकारक किरणें सूर्य की हम तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि वो अगर कीड़े पड़ जाती है तो उससे कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, त्वचा कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, चर्म रोग हो जाता है उनसे, और भी समस्या हो जाती है। तो इसलिए इन चीजों से ये हमारी रक्षा करता है ना।
तो देखिए पृथ्वी के चारों ओर वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह है सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। आई होप ये बात हमारी समझ में आई होगी। इसमें आगे देखते हैं। इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण, वायु में है ना, वायुमंडल में इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। अगर हमारे वायुमंडल में जरा सा भी चेंजेस होता है, तो अगर वायुमंडल में थोड़ा भी परिवर्तन होता है तो क्या होगा, मौसम चेंज होगा और वहां का जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। अब मानव अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी प्रगति के लिए ये हानिकारक गैसों को वायुमंडल में छोड़ देता है। जैसे कि आप उद्योग धंधे आपने देखे होंगे, उनसे जो भी धुआं निकलता है, उस धुएं में जहरीली गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और भी गैस होती है उसमें, सल्फर वगैरह। तो ये गैसें क्या करती हैं, वायुमंडल को दूषित करती हैं। ये वहां पर अपनी मात्रा बढ़ाती है वायुमंडल में, जबकि इनकी वहां पर जरूरत नहीं है। क्या होता है, तो मौसम चेंज होता है, वहां की जलवायु परिवर्तन हो जाती है। तो जलवायु परिवर्तन होगी तो वहां का मौसम भी चेंज होगा। जैसे कि अब देखो हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, CO2 गैस का जो मात्रा थी वो बढ़ती जा रही है। तो CO2 गैस की मात्रा बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा, जलवायु में चेंजिंग होगा, जलवायु में परिवर्तन होगा, और उससे क्या होगा, मौसम भी चेंज होगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए पादप एवं जीव जंतु मिलकर, तो पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। कौन, पादप एवं जीव जंतु। पादप पेड़ पौधे वनस्पतियां, जीव जंतु हम लोग, हम मानव, और भी जानवर हो गए वो जीव जंतु में आते हैं। तो ये सारे मिलकर क्या करते हैं, जैव मंडल का या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है, कैसा, नोट कर लीजिएगा इसे, संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल स्थल जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। क्या करते हैं, स्थल जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ये हमारा हो गया जैव मंडल। आई होप आपको यहां तक मेरी बात समझ में आई होगी। अब देखिए पारतंत्र क्या होता है, और आपके पारतंत्र की यहाँ पर इन्होंने बात बता दी है छोटे से बॉक्स में। इसको पढ़ लेते, फिर हम इसको पढ़ेंगे, है ना। देखिए वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में, समस्त जीवधारी, सभी प्रकार के जीवधारी, चाहे तो मानव हो, चाहे कोई पशु हो, चाहे कोई पक्षी हो, या और कोई भी जंतु हो, उस सभी समस्त जीवधारी इसमें आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, है ना, जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थों के स्थानांतरण द्वारा संबंध है ना। सब आगे पढ़ेंगे, इनके नियम जो होंगे वो पढ़ेंगे हम, उसमें जानेंगे इन चीजों के बारे में डिटेल से। लिंडमान का ऊर्जा दक्षता का नियम, उसको हम पढ़ेंगे ना। जैसे कि इसको थोड़ा डिटेल में आगे हमारी जो क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में, है ना। तो आप समझेंगे कि आपस में मानव जो भी जीवधारी है, जैसे कोई क्षेत्र है, कोई क्षेत्र इसमें हम आप सब लोग रह रहे हैं, तो हम आप यहाँ पर तो रह ही रहे हैं, वहाँ पर जानवर भी रह रहे हैं, तो वो आपस में संबंधित होंगे। वो अपनी ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, पेड़ पौधे उस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे, ऑक्सीजन छोड़ेंगे, है ना। अब उनके लिए आवश्यक जो भी तत्व होते हैं पेड़ पौधों के लिए, वो अपने मिट्टी से लेते हैं,
जैसे मिट्टी में, जैसे मान के चलो, जैसे कोई पौधा जा पौधा उपजा, पौधा बड़ा हुआ, उसको खा गया, खा गई बकरी। अब बकरी के अंदर वो पौधा गया, यानी कि उसके पौधे के जो भी तत्व होते हैं वो उसकी बकरी के अंदर गए। अब उस बकरी को एक शेर खा गया, बकरी को शेर खा गया। अब बकरी के जो भी उसमें तत्व होंगे जो पौधे से प्राप्त हुए होंगे बकरी को, तो वो शेर के अंदर गए। एक दिन शेर मर गया, शेर मर के गले के सड़ के जब मिट्टी मिल गया, तो उसके जो तत्व थे वो जमीन में पहुंच गए। फिर साइकिल की क्रिया द्वारा उसमें वो वहां पर एक वृक्ष होगा, फिर वो तत्व वृक्ष में गए, फिर वहां से फल आया, वो उस फल को मानव ने खाए। इस तरह से क्रिया चलती रहती है। इस तरह से क्रिया, ये चक्कर है, साइकिल चलता रहता है। ये चीज हम समझेंगे आगे। वही बात उन्होंने कही है। अब देखिए पारतंत्र, पारतंत्र इन्होंने बताया है। पारतंत्र क्या है, देखिए, ये हमने यहाँ पर देख लिया, इसको यहाँ पर देख लेते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। देखिए, रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है ना, बारिश हो रही, तो उसकी बात कही, कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया, क्योंकि केरल में वर्षा अधिक होती है, समुद्र के तटीय क्षेत्र है। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है, ये किसी ने कहा। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा कि हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। जैसी बोल रहा है कि हमारे यहाँ वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है, लेकिन जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने कहा कि हमारे यहाँ बारिश होती ही नहीं है। तो हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आता है। जब बारिश ही नहीं होगी वहां पर, तो रेत तो नजर आएगा ना। तो रेत कैसे बनता है, ये भी चीज हम आपको पढ़ाएंगे, हर चीज पढ़ाएंगे ज्योग्राफी में। लेकिन वहां ऊंट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। ने कहा हमारे यहाँ कीकर मिलते हैं और दूर दूर तक रेत मिलता है। तो रवि बोला बीच से ही, अरे भाई वहां पे ऊंट भी तो मिलते हैं। आगे देखते हैं। हीरा ने कहा, हीरा ने कहा, ऊंट तो मिलेंगे ही, ऊंट तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि सांप और छिपकली जो और भी जो कीट होते हैं, वो पानी की मात्रा उनके लिए कम चाहिए, वो पानी कम पीते हैं, कुछ तो जीव पानी पीते ही नहीं है। तो जो जब वो पानी की कम करते हैं, पानी को कम ग्रहण करते हैं, तो वो रेगिस्तान में ही पाए जाएंगे, है ना। तो जहां जैसा पर्यावरण होता है तो जीव भी उसी के अनुसार ही वहां पर मिलते हैं। मैंने कहा सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं, है ना। ये रवि हैरत में पड़ गया कि विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं, क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है, ये रवि ने कहा। शिक्षक ने कहा बिल्कुल, बहुत संबंध है। देखिए, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव ने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। देखिए, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। जो भी मानव है, जो भी जीव जंतु हैं, वो किस पर आश्रित होते हैं, वो अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं, है ना। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारतंत्र का निर्माण करता है। क्या कहा कि जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारतंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं
छोटे से ताल का भी एक पारतंत्र हो सकता है। हर क्षेत्र का एक अलग पारतंत्र होता है ना, इकोसिस्टम बोलते हैं। क्योंकि सारी चीज एक के पास नहीं होती, हर चीज में पारतंत्र बना हुआ है, हर चीज में इकोसिस्टम बना हुआ है। आप समझेंगे चीजों को, है ना। जैसे कि सारी चीज हमारे पास नहीं है। अब मान चलो जैसे हम स्टडी कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, या आप तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कोई बुक आपके पास ना हो, जो आपको वो बुक लेने के लिए आपके मित्र के पास जाना पड़ रहा हो, और उसके पास कोई बुक ना हो, वो उस बुक को आपके पास लेने आ रहा हो, या उसे कोई सहायता चाहिए या तुम्हें कोई सहायता चाहिए। तो तुम जो एक दूसरे पर आश्रित हो, तो वो भी एक क्या है, वो सिस्टम है, पारतंत्र है। ऐसे हर जीव एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जैसे हम लोग अपने खेती पर डिपेंड है, भोजन पर डिपेंड है, हम वृक्षों पर डिपेंड है, क्योंकि अगर वो नहीं होगे तो हम मानव लोग ही नहीं रह पाएंगे। तो हमारा क्या है, एक इकोसिस्टम बना हुआ है, ये पारतंत्र है। वही बात इसमें ये कही गई है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे, वह भी एक पारतंत्र बनता था? क्या आपको लगता है? ये आप थोड़ा विचार करेंगे। इससे पहले इसमें एक चित्र दिखाया गया है, और चित्र दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, एक इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसे लिख सकते हैं, और यदि आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद ना हो तो भी बहुत अच्छी बात है, आप इसे लिख सकते हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक वर्ष। और ये तो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कोई सी भी एग्जाम में से पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक ताल है, ये क्या है, एक ताल का परतंत्र है, इकोसिस्टम है। देखिए, ये यहां से पानी गिर रहा है ना, ऊपर से पानी गिर रहा है। अब देखिए, पानी का भाव कहाँ हो रहा है, पानी का भाव धरातल पर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो पानी का भाव धरातल के साथ भी एक परतंत्र बनता है। अब पानी, भाई धरातल ही नहीं होगा तो पानी का भाव होगा कैसे। तो धरातल देखिए, यहां से देखिए, ऊपर से पहाड़ से या किसी ऊंचे स्थान से ये पानी नीचे गिर रहा है, और पानी जैसे नीचे गिर रहा है ये, तो देखो एक तालाब के रूप में ये पानी फैलता जा रहा है। ये देखो बहते हुए आगे बढ़ता जा रहा है, ये पानी बह रहा है। अब इस पानी के बहने से आप देखेंगे यहाँ पर नमी हुए, नमी उत्पन्न हो रही है, नमी, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, ये उत्पन्न हो रही है। जब नमी उत्पन्न होती है, नमी उत्पन्न होती है, तो वहाँ घास उगाती है, झाड़ियाँ उगाती है, पेड़ पौधे उगाते हैं। तो देखिए, ये घास उगाई, है ना, घास, ये पेड़ पौधे हैं। अब जब पेड़ पौधे होंगे तो पेड़ पर बैठने वाले पक्षी भी तो होंगे, भाई पक्षी भी तो आके वहां बैठेंगे, तो आपको पक्षी में भी विविधता देखने को मिलेगी, डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी वहां पर पक्षियों में। तो पक्षी देखेंगे आप, देखिए अब ये पक्षी जैसे हैं, ये पेड़ों पर बैठे हैं। अब पेड़ों में भी कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो वृक्षों को नुकसानदायक होते, कीड़े होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनको ये पक्षी खा जाते हैं। इससे क्या होता है, ये वृक्ष है ना, वो अपने निरोग होकर के फली भली भांत फलीभूत होता है। ये वृक्ष फल देता है, हमें ऑक्सीजन गैस देता है। तो ये इस पक्षी के साथ जो भी, इसकी वृक्ष के साथ जो भी संबंध है, ये भी तो डिपेंड है। अगर ये वृक्ष ना होता तो यह पक्षी होता, अगर पक्षी ना होता तो इसके जो भी हानिकारक जो भी कीड़े हैं, कीट हैं, तो उनको ये खा नहीं पाता। तो इनका जो आपस में सिस्टम बना हुआ है ना। अब देखिए, ये जहां पर ये वृक्ष लगे हुए हैं, इसमें इसकी जड़ें जमीन में गई होंगी, यहाँ से पानी को ऑब्जर्व कर रही होंगी। ये भी एक इनका इकोसिस्टम हो गया, पारतंत्र हो गया भाई। जमीन को ग्रेड कर रही होंगी वो, तभी तो अपने अपने आकार बढ़ा पा रहे होंगे, फल दे पा रहे होंगे, ऑक्सीजन दे पा रहे होंगे, तभी तो वहां पर पक्षी आके बैठ रहे हैं। और वहां की मिट्टी को कटाव से होने से भी रोके हुए हैं। ये आपके वृक्ष देखिए, मिट्टी का जो कटाव होता है ना, तो कटाव को भी तो रोके हुए हैं ये, जब भूमि क्षरण ना हो, मिट्टी के क्षरण ना हो। अब ये जो वनस्पति जो उग रही है, ये घास फूस, इसको देखो जानवर खा रहे हैं, ये जानवर भी तो पल रहे हैं इससे। बात कहाँ शुरू हुई, एक धरातल से। फिर बात कहाँ से शुरू हुई, पानी के बहाव से, पानी का जो बहाव हो रहा है ना, उससे। फिर और बात शुरू हुई उनके वृक्षों से, फिर इससे और बात शुरू हुई कहाँ से, आपके यहाँ पे जो वनस्पति उग रही है वो।
और देखो कैसे डिपेंड है। इस तालाब में देखिए ये पक्षी, इनको देखिए आप, है ना, ये कमल के फूल दिख रहे हैं आपको, पुष्प दिख रहे हैं। अगर ये पानी ना होता तो क्या ये फूल होते यहाँ पे, पुष्प होते, क्या ये पक्षी होते, क्या ये जानवर यहाँ घास खाते, क्या यहाँ घास होती, क्या ये पेड़ होते, नहीं। तो चीज आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे पर आश्रित हैं, आपस में संबंधित हैं। इसीलिए तो ये एक ताल का परतन दिखाया गया है। वही पारतंत्र क्या होता है ये हमने आपको बता दिया। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारी क्लास को लाइक कर देंगे और जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे और इसको अपने दोस्तों को भेज देंगे कि हमारी वीडियो की रीच ज़्यादा हो। हम आपको कंटेंट बढ़िया दे रहे हैं, और यदि आपको कुछ लगता है तो आप उसे कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे हम इससे थोड़ा और सुधार कर सकते हैं इस चीज़ों में। अब देखिए मानवीय पर्यावरण क्या है। मानवीय पर्यावरण, आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। पर्यावरण के साथ वो मिलकर के काम करता है, अपनी जो भी क्रियाएं वो करता है पारस्परिक। लेकिन अगर उसे जरूरत पड़ती है तो वो परिवर्तन भी कर देता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। जो प्रारंभ में जो मानव था, जब मानव का उद्भव हुआ था, तब उस मानव ने अपने को प्रकृति के अनुरूप बना लिया। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। आसपास की जो भी प्रकृति थी उससे वो अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर लेते थे। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। भाई जब जनसंख्या बढ़ेगी तो आवश्यकताएं बढ़ेगी, समय गुजरेगा तो आवश्यकता बढ़ेगी। तो उसी आवश्यकता के बढ़ने से क्या हुआ, मानव ने पर्यावरण के उपयोग एवं उसमें परिवर्तन करने के लिए कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थलीय एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। क्या करना सीख लिया, देखिए, फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ। जब पहिए का आविष्कार हुआ, क्या हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। जब उसने फसल करना सीख लिया तो उसके पास आवश्यकता से अधिक अन्न उत्पन्न होने लगा। फिर उसको एक पहिए का आविष्कार हुआ, फिर गाड़ी घोड़े की नॉलेज आई। फिर उसने वस्तु विनिमय पद्धति का विकास किया। जब अधिक अन्न उपजाया उपजाया गया तो वस्तु विनिमय पद्धति उसने अपनाई, उसका विकास किया। फिर उसने व्यापार आरंभ हुआ, वस्तु विनिमय पद्धति हुई, फिर उसने व्यापार आरंभ किया एवं वाणिज्य का विकास हुआ। वाणिज्य का विकास हुआ है ना, लेन देन का वित्तीय क्षेत्र का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। फिर क्या, फिर तो एकदम औद्योगिक क्रांति हो गई। क्या हुआ, बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेजी से प्रारंभ हुआ, परिवहन तेजी से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया, है ना। तो ये आवश्यकताएं हुई मानव मानव को, और कैसे कैसे उसने पर्यावरण में चेंज किए वो आपको बता दिए। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? क्या आपको ये जाना है? हमारी बॉडी, देखिए, हम जिस भी वातावरण में रह रहे हैं, चाहे वातावरण हमारा गर्म हो, चाहे वातावरण हमारा ठंडा हो, तो हमारी बॉडी को उसके अनुरूप बनाना पड़ेगा। अगर आप उसके अनुरूप नहीं बनाएंगे तो हमारी जो बॉडी है वो कैसी हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अब देखिए गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में हमारे शरीर में पानी की होती जरूरत, हमें पानी चाहिए। तो पानी की जरूरत पूर्ति करने के लिए हम पानी अधिक पीते हैं और रसीले जैसे तरबूज वगैरह ये फल खाते हैं, ये चीजें खाते हैं हम रसीली वाली, है ना, जिनमें पानी की मात्रा अधिक हो। अब देखिए जैसे अब सर्दी का मौसम आता है
तो हमें सर्दी से लड़ने के लिए सर्दी जैसा बनना पड़ेगा। उसके लिए हम देखिए हम क्या करते हैं कि सर्दियों में हम भुनी हुई मूंगफलियां खाते हैं। भुनी भुनी हुई गर्म होती है ना, तब उसे हम खाते हैं मूंगफली को। तो जैसी पर जैसा हमारा वातावरण होता है, एनवायरमेंट होता है, व्यक्ति वो उसी के अनुरूप ढल जाता है। तो प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच बीच इसके प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहना एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। क्या करना चाहिए? मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहना एवं उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। अब वही कहानी आ गई ना, जब सारा पढ़िए तो उसको भी हम पढ़ ही लेते हैं। देखिए, रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है। कहाँ की? मिजोरम की। टूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है। का जो स्थान है वहां पर जो हरियाली है उसके बारे में बात करती है, बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि उदासी देखकर टूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे। ये बच्चों के लिए है। तो आई होप यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होगी। और यह आपका अभ्यास है ना? ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। अभी हमारा अभ्यास है, हम थोड़ा अभ्यास देख लेते हैं। और आप भी थोड़ा प्रयास कीजिए हमारे साथ कि हमने जो अपना अध्याय पढ़ा है हम कितना सीख पाए हैं। तो हम अपने आप को जानने के लिए, पहचानने के लिए हम जो आपने जो अभ्यास दिया गया है, थोड़े क्वेश्चन है उनको हम थोड़े लगाएंगे। देखिए, पारतंत्र क्या है, जो अभी आप लोग पढ़ चुके हैं। पारतंत्र क्या है उनको आप देखेंगे। ये क्वेश्चन है आपके। और इसमें अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, क्या आपने पढ़ रखा है ये। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। इससे अगला जो क्वेश्चन है, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। यदि आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और इसे अपनी एक नोटबुक पे इसका आंसर लिख सकते हैं। और कोशिश करिएगा आप इन्हें, इनके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला इसमें क्वेश्चन होगा, स्थलमंडल क्या है। अगला है इसमें जीवी पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं और जैव मंडल क्या है। तो इनके तो आपको आंसर लिखने हैं, तो जिन्हें आप अपनी नोटबुक बुक में लिखेंगे। अब अगला देखिए, जो हमारे बहुविकल्पी हैं, हमने जो ये जो अपने अध्याय कवर किया है, इसको पढ़ा है, तो जो भी हमारे क्वेश्चन बहुविकल्पी हैं उनको हम करेंगे, यानी आप लोग करेंगे। देखिए, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परतंत्र नहीं है। इसमें एक ऑप्शन हो गया मरुस्थल, दूसरा हो गया ताल, तीसरा हो गया वन। कौन सा सही है आप उसे बताइए। अगला क्वेश्चन है इसमें, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। जैसे कि इसमें दिए रखे ऑप्शन, जैसे स्थल हो गया, धर्म हो गया, समुदाय हो गया, है ना। तो आपको जिसमें जो अच्छा लगता है आप उसमें टिक करिए। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, ये मानव ने बनाए हैं। देखिए, पहाड़, समुद्र, सड़क। अगला इसमें देखेंगे कि इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है ना। पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि या फसल वृद्धि। और ये आपको मिलाने के लिए है। आप इनको चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने फोन को अपने सामने रख करके आप उनको प्रैक्टिस करेंगे आप। तो आज की क्लास को हम यही रखते हैं और आई होप हमने अपने चैप्टर को बड़े अच्छे से कवर किया है। और यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भेजेंगे और लाइक भी करेंगे। और मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपने अपने को ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। मिलते नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।